आईपीएल एक ऐसा लीग है जिसे टीवी पर 400 मिलियन से भी ज्यादा व्यूवरशिप मिलती है। मतलब 40 करोड़ लोग इसे टीवी पर देखते हैं। आज टीवी ब्रॉडकास्टिंग की मदद से आईपीएल इंडिया के छोटे छोटे गांव तक पहुंच चुका है। आईपीएल सीजन के आते ही मानो लोगों का रूटीन ही बदल जाता है। बच्चे, बूढ़े, जवान सब इसका हिस्सा बन जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स, मीडिया, यूट्यूबर्स हर कोई इसे जुड़ जाते हैं। ऐसा क्या है इस आईपीएल में कि वो लोगों को अपनी तरफ चुंबक की तरह खींच लेता है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में आईपीएल के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ कि वो सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। Royal Challengers from Bangalore who won the toss and they've decided to bat first. बीसीसीआई के मुताबिक 2015 के आईपीएल सीजन से इंडियन जीडीपी को 11.5 बिलियन का कंट्रीब्यूशन मिला है। ये इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है। अगर हम 2019 में आईपीएल के ब्रांड वैल्यू की बात करें तो वो थी $6.2 बिलियन। अगर हम इसे इंडियन करेंसी में कैलकुलेट करें तो लगभग 47,500 करोड़ रुपीस। अनुमान लगाया जाता है कि 2022 के चल रहे आईपीएल सीजन के बाद इसकी ब्रांड वैल्यू 60,000 करोड़ रुपए से भी अधिक होगी। 2007 में जब आईसीएल इंडियन क्रिकेट लीग स्थापित हुआ, जो एग्जैक्टली आईपीएल की तरह खेले जाने वाली टूर्नामेंट थी, तब बीसीसीआई और आईसीसी की ओर से इसे मान्यता प्राप्त नहीं हुई और इस कंसेप्ट को एक्सेप्ट नहीं किया गया, बल्कि इंडियन प्लेयर्स को आईसीएल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने से भी रोका गया। ऐसा कहा गया कि यदि कोई प्लेयर आईसीएल टूर्नामेंट खेलता है तो उसे इंडियन क्रिकेट से लाइफ टाइम के लिए बैन किया जाएगा। Well, the Indian Premier League is the Indian Cricket Board's answer to Subhash Chandra's Indian Cricket League, though with the sanction of the ICC. लेकिन हम अगर आज की बात करें तो बीसीसीआई को आईपीएल से 4,000 करोड़ से भी ज्यादा आमदनी होती है। ताज्जुब की बात है, बीसीसीआई ने जिस कंसेप्ट को पहले ठुकराया, आज वो उसी कंसेप्ट को सबसे ज्यादा प्रमोट कर रहा है। ऐसा क्या है इस आईपीएल में कि हर एक व्यक्ति इससे अट्रैक्ट हो रहा है? दोस्तों, काफी रिसर्च करने के बाद समझ आया कि इसके पीछे का कारण है आईपीएल का स्ट्रॉन्ग एंड सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल। और इसी बिजनेस मॉडल की वजह से आज आईपीएल ये प्लेयर्स को एनुअल सैलरी देने के मामले में एनबीए के बाद दूसरे स्थान पर है। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 2030 तक ये एनबीए को भी पीछे छोड़ देगा। मतलब आईपीएल में खेलने वाले खिलाड़ी की सैलरी अन्य किसी गेम में मिलने वाले सैलरी से कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। आगे हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्यों अन्य कंट्रीज के मुकाबले इंडिया में ही आईपीएल ये अब तक का सबसे सक्सेसफुल लीग रहा है, और कैसे काम करता है आईपीएल का बिजनेस मॉडल, और कैसे आईपीएल बनाता है इतना सारा पैसा। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आईपीएल के बिजनेस मॉडल को समझने के लिए हमें क्रिकेट गेम की हिस्ट्री को थोड़ा जानना होगा। क्रिकेट ये एक ऐसा खेल है जिसे पूरी दुनिया में फुटबॉल के बाद सबसे ज्यादा लोकप्रिय माना जाता है। इस गेम को इंग्लैंड ने निर्माण किया। इंग्लैंड में इसे 16वीं सदी से खेला जाता है। लेकिन चौंका देने वाली बात यह है दोस्तों कि जिस कंट्री ने इस गेम को बनाया है, वही उसकी पॉपुलैरिटी तेजी से घटती जा रही है। शुरुआत में क्रिकेट को केवल 2 फॉर्मेट्स में खेला जाता था, टेस्ट क्रिकेट और वनडे। लेकिन समय के साथ साथ इंग्लैंड के लोगों का स्टेडियम में जाके टेस्ट मैच देखने का परसेंटेज कम हो रहा था। इतना ही नहीं बल्कि मैचेस को टीवी पे फ्री में भी देखा नहीं जा रहा था। ईसीबी इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड को डर था कि इंग्लैंड के लोग क्रिकेट गेम को ही ना भूल जाए, और इसी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए 2003 में ईसीबी एक नए शॉर्ट क्रिकेट फॉर्मेट का निर्माण करती है, और वो है T20। लेकिन जब इस फॉर्मेट का निर्माण हुआ, किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये क्रिकेट गेम को पूरी तरह से रिवोल्यूशनलाइज कर देगा। लेकिन इंग्लैंड में क्रिकेट की पॉपुलैरिटी में कुछ खास बदलाव नहीं आया, बल्कि 2009 के मुकाबले 2020 में क्रिकेट खेलने वालों की संख्या 30% से घट गई। बल्कि इस नए T20 फॉर्मेट का फायदा उस कंट्री को हुआ जहां दुनिया भर के क्रिकेट फैंस में से 90% फैंस मौजूद है, जहां क्रिकेट को एक रिलीजन की तरह ट्रीट किया जाता है, जहां मैच जीतने के बाद उस जीत को एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, और वो देश है इंडिया। बीसीसीआई ने इस T20 फॉर्मेट की स्टडी की, फॉरेन कंट्रीज में चल रहे अन्य स्पोर्ट्स लीग की स्टडी की, और 2007 के T20 वर्ल्ड कप के समाप्त होते ही एक फ्रेंचाइजी बेस्ड T20 टूर्नामेंट जिसका नाम है आईपीएल
इंडियन प्रीमियर लीग की घोषणा की। 2020 competition starts on the 18th of April and is spread over 44 days with 59 matches to be played. ये बिजनेस मॉडल इस तरीके से डिजाइन किया गया कि इसके चारों तरफ पैसा ही पैसा घूमते रहे। चलो अब समझते हैं बीसीसीआई के इस आईपीएल बिजनेस मॉडल को। इस लीग की शुरुआत फ्रेंचाइजी अलॉटमेंट से शुरू होती है, जो एक बिडिंग प्रोसेस से की जाती है। बिडिंग प्रोसेस की शुरुआत करने से पहले बीसीसीआई एक टेंडर निकालती है और जो फ्रेंचाइजी ओनर उस टेंडर की टर्म्स एंड कंडीशंस को क्वालिफाई करता है, उसे ही उस टेंडर में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है। उससे पहले 10 लाख रुपए का बीसीसीआई को ईएमडी पे करना होता है, जो टेंडर में पार्टिसिपेट होने की फीस होती है, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। और वन ऑफ द टेंडर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ये भी है कि फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई करने वाली कंपनी की वैल्यूएशन 3000 करोड़ होना जरूरी है। इसका मतलब तो साफ है दोस्तों कि कोई भी राह चलते इंसान आईपीएल में अपनी टीम नहीं बना सकता। पैसों के साथ साथ कंपनी की वैल्यूएशन और बिजनेस एक्यूमेन का होना बहुत जरूरी है। लेकिन देखा जाए तो इसमें पैसा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इट्स ऑल अबाउट मनी गेम। 2008 में मिनिमम बिडिंग प्राइस थी लगभग 230 करोड़, लेकिन आज की डेट में आईपीएल मिनिमम फ्रेंचाइजी बिडिंग प्राइस है लगभग 2000 करोड़। अब तक केवल 8 टीम ही आईपीएल टूर्नामेंट खेल रही थी, लेकिन रिसेंटली इस लीग में 2 नई टीम्स ऐड हुई है, जो लखनऊ और अहमदाबाद से बिलोंग करती है। रिपोर्ट के हिसाब से लखनऊ ने 7000 करोड़ और अहमदाबाद ने 5600 करोड़ एज ए फ्रेंचाइजी प्राइस बीसीसीआई को पे की है। मतलब इस साल बीसीसीआई के खाते में करीब 12600 करोड़ रुपए ऐड हुए हैं। आईपीएल बिजनेस मॉडल के मुताबिक प्रत्येक फ्रेंचाइजी को हर साल 10% ऑफ इस फ्रेंचाइजी प्राइस बीसीसीआई को पे करना होता है और ये पैसा बीसीसीआई आईपीएल इवेंट ऑर्गेनाइज करने में खर्च करता है। फ्रेंचाइजी को अपने टीम के लिए प्लेयर्स को चुनना होता है और इन प्लेयर्स का भी ऑक्शन होता है। बीसीसीआई के रूल के हिसाब से प्रत्येक टीम की प्लेयर एक्विजिशन कॉस्ट ऑन एन एवरेज 85 करोड़ के ऊपर नहीं होनी चाहिए। मतलब फ्रेंचाइजी को प्लेयर एक्विजिशन कॉस्ट एडिशनली बेयर करना पड़ता है। अगर हम इस साल की प्लेयर एक्विजिशन कॉस्ट को देखें तो वो इस तरह की है और ये कॉस्ट प्लेयर के परफॉर्मेंस एंड ब्रांड वैल्यू पे आधारित होती है। इसलिए तो आईपीएल वर्ल्ड में प्लेयर्स की सैलरी देने के मामले में एनबीए के बाद दूसरे स्थान पे है। अब जब फ्रेंचाइजी बीसीसीआई को इतना पैसा दे रही है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो उसके बदले में उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होगा। देखो दोस्तों, आईपीएल फ्रेंचाइजी का इस बिजनेस मॉडल से पैसा कमाने के कई सारे सोर्स ऑफ इनकम है। उनमें से पहला सोर्स ऑफ इनकम है स्पॉन्सर। आपने शायद एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि प्रत्येक आईपीएल सीजन में आईपीएल को एक टाइटल दिया जाता है, जैसे डीएलएफ आईपीएल, पेप्सी, वीवो, ड्रीम 11 और इस बार की आईपीएल का टाइटल है टाटा आईपीएल। ये उन ब्रांड्स का नाम है जिन्होंने अपने नाम को आईपीएल के आगे जोड़ने के लिए बीसीसीआई को काफी भारी स्पॉन्सरशिप पे की है। 2018 में वीवो, जो एक चाइनीज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है, जिसने आईपीएल को अगले 5 सीजन्स के लिए 2199 करोड़ स्पॉन्सरशिप दी थी। ये डील वन ऑफ द एक्सपेंसिव डील में मानी जाती है, लेकिन 2020 में इंडिया चाइना के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चल रहे टेंशंस और पैंडेमिक इम्पैक्ट ऑन मार्केट लॉस की वजह से वीवो का आईपीएल पे से टाइटल राइट चले जाता है और उसके बाद 2020 के लिए ड्रीम 11 को 1 साल के लिए टाइटल राइट्स मिल जाता है, जिसके लिए ड्रीम 11 बीसीसीआई को 222 करोड़ पे करता है। फिर अगले 2 सीजन्स के लिए टाटा ग्रुप को 498 करोड़ प्रति साल के हिसाब से टाइटल राइट्स मिल जाता है। टाटा एकमात्र ऐसा इंडियन ग्रुप है जो भारतवासियों के सबसे ज्यादा दिल के करीब है। डील इस तरह से स्ट्रक्चर्ड की गई थी कि 498 करोड़ में से टाटा ग्रुप 335 करोड़ पे करेगा और बचे हुए 163 करोड़ वीवो एज अ एग्जिट फी पे करेगा। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि बीसीसीआई स्पॉन्सर्स को अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में पूरी तरह से बांध के रखती है। बीसीसीआई स्पॉन्सरशिप से आया हुआ 50% पैसा अपने पास रखता है और बचा हुआ 50% पैसा टीम्स के बीच बांट देता है, लेकिन इसका भी एक अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। मतलब जितना ज्यादा स्पॉन्सरशिप अमाउंट, उतना ज्यादा बीसीसीआई और फ्रेंचाइजी होल्डर का फायदा होता है। ब्रांड स्पॉन्सरशिप एक ऐसा कमाई का माध्यम है जो फ्रेंचाइजी के टोटल रेवेन्यू का 20 to 30% हिस्सा होता है। प्रत्येक टीम की अपनी एक ब्रांड वैल्यू होती है। उसके मुताबिक कई सारे ब्रांड्स फ्रेंचाइजी के साथ टाई अप करते हैं अपने ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए।
आपने देखा ही होगा कि प्लेयर्स के टी शर्ट्स और किट्स पे अलग अलग कंपनीज का लोगो एंडोर्स किया जाता है। इस एंडोर्समेंट के जरिए फ्रेंचाइजी पूरे आईपीएल सीजन में लगभग 70 से 90 करोड़ कमाती है। इसके बाद बात करते हैं अनदर सोर्स ऑफ इनकम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके जरिए फ्रेंचाइजी सबसे ज्यादा पैसा कमाती है, और वो है मीडिया राइट्स। बीसीसीआई अपने इस टूर्नामेंट का ब्रॉडकास्टिंग राइट टीवी चैनल्स को बेचती है। 2008 से लेके 2017 तक का आईपीएल ब्रॉडकास्टिंग राइट सोनी एंटरटेनमेंट के पास था, जो उसने बीसीसीआई से 8,200 करोड़ में परचेज किया था। फिर 2018 से 2022 तक का राइट स्टार इंडिया को दिया गया, जो उसने बीसीसीआई से 16,347 करोड़ में परचेज किया, जो क्रिकेट की हिस्ट्री की सबसे एक्सपेंसिव ब्रॉडकास्ट डील मानी जाती है। हालांकि लेटेस्ट न्यूज के हिसाब से बीसीसीआई ने 2023 से 27 की साइकिल की मीडिया राइट्स बेचने के लिए निकाली है, और इंडस्ट्री सोर्सेज एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये राइट्स 50,000 करोड़ में बेची जाएगी। बीसीसीआई ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से मिले हुए पैसों में से कुछ परसेंटेज वेटेड एवरेज मेथड के हिसाब से फ्रेंचाइजी के साथ शेयर करती है। इसका हिसाब ऐसा है कि जिस टीम की रेटिंग टूर्नामेंट के एंड तक सबसे अच्छी होगी, उस टीम को सबसे ज्यादा शेयर मिलता है। वो इतना होता है कि फ्रेंचाइजी के लिए वो उसके टोटल रेवेन्यू का 60 to 70% हिस्सा होता है। अब सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि ये टीवी चैनल्स आईपीएल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स लेने के लिए इतना पैसा खर्च करती है, तो फिर ये कमाती कितना है, और ये कितने सालों में अपना खर्च किया हुआ पैसा, मतलब इन्वेस्ट किया हुआ पैसा रिकवर करती है, और वो भी एडिशनल रेवेन्यू के साथ। टीवी चैनल्स का सबसे तगड़ा सोर्स ऑफ इनकम है एडवर्टाइजमेंट। आईपीएल सीजन के दौरान ब्रॉडकास्टिंग चैनल पे सबसे ज्यादा टीआरपी रहती है, क्योंकि इंडिया की 90% पॉपुलेशन क्रिकेट फैन है। आपने नोटिस किया ही होगा, मैच के दौरान विकेट जाने पर, ओवर खत्म होने पर, बाउंड्रीज लगने पर या स्ट्रेटेजिक टाइम इंटरवल के दौरान टीवी पे एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है। ये एड ब्रॉडकास्टिंग चैनल का बहुत बड़ा रेवेन्यू का मीडियम है। रिपोर्ट के हिसाब से स्टार इंडिया एडवर्टाइजमेंट दिखाने के 10 सेकंड स्लॉट का 13 से 14 लाख रुपए चार्ज करता है। इसके अलावा ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज लाइव स्ट्रीमिंग अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि हॉटस्टार, जियो, अमेजॉन, अदर ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी बेचती है। इसके अलावा कई सारे स्पॉन्सरशिप पैकेजेस होते हैं जिसकी रेंज 150 से 170 करोड़ रुपए होती है, और एसोसिएट स्पॉन्सर पैकेजेस जिसकी रेंज 40 से 50 करोड़ होती है। कुल मिला के ब्रॉडकास्टिंग कंपनी एक आईपीएल सीजन से 3,500 से लेकर 3,800 करोड़ तक का रेवेन्यू कमाने का एस्टिमेट रखती है। मतलब 5 सालों में वो अपने इन्वेस्टेड मनी को तो निकाल ही लेगा, और एडिशनल 5,000 से लेकर 6,000 करोड़ की भी कमाई कर सकता है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं दोस्तों कि आने वाले कुछ सालों में आईपीएल इंडस्ट्री कहां से कहां पहुंच सकती है। इसके बाद का इनकम सोर्स है बीसीसीआई सेंट्रल रेवेन्यू पूल। सेंट्रल रेवेन्यू में उस रेवेन्यू को कंसिडर किया जाता है जो ब्रॉडकास्टिंग राइट और स्पॉन्सरशिप से कमाया जाता है, जो बीसीसीआई और फ्रेंचाइजी के बीच में 60-40 के रेशियो में शेयर किया जाता है। ये अमाउंट भी अच्छा खासा होता है। इसके बाद का इनकम सोर्स है प्राइज मनी। जनरली आईपीएल टूर्नामेंट में खेलने वाले टीम में से विनर्स को, रनर अप्स को, 3rd and 4th पोजीशन हासिल करने वाली टीम्स को प्राइज मनी एज ए अवार्ड दिया जाता है। यदि हम पिछले साल के मतलब 2021 के आईपीएल सीजन की बात करें तो विनर्स को 20 करोड़, रनर अप को 12.5 करोड़ और 3rd and 4th पोजीशन हासिल करने वाले टीम को 8.75 CR का प्रति टीम एज अ प्राइज मनी अवार्ड दिया गया। आईपीएल ऑफिशियल टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से दिए हुए प्राइज मनी में से फ्रेंचाइजी को एटलीस्ट 50% ऑफ द प्राइज मनी प्लेयर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना है, और बचा हुआ फ्रेंचाइजी रख सकता है। अगर हम इस आईपीएल बिजनेस मॉडल को क्लोजली एनालाइज करें तो इस मॉडल से जुड़ने वाला हर एक व्यक्ति पैसा कमाता है, चाहे वो फ्रेंचाइजी ओनर हो या स्पॉन्सरर हो या ब्रॉडकास्टिंग कंपनी हो या कोई क्रिकेटर क्यों ना हो। अगर हम सिर्फ आईपीएल की ही बात करें तो वो सबसे ज्यादा विन विन सिचुएशन में होता है, क्योंकि इस बिजनेस मॉडल की वजह से उसने अपने आप को इस तरीके से घेर के रखा है कि चारों तरफ से पैसा ही पैसा बरसता है। इतना ही नहीं बल्कि आईपीएल की वजह से टूरिज्म, होटलिंग एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को काफी बूस्ट मिलता है। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में नए नए जॉब्स अपॉर्चुनिटीज ओपन होती है। प्लेयर्स को अपना टैलेंट शो करने का एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। बीसीसीआई को भी नेशनल क्रिकेट टीम के लिए प्लेयर्स आइडेंटिफाई करने का मौका मिलता है। एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करने का भी मौका मिलता है। लेकिन आईपीएल इंडिया में ही इतना सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल क्यों है? इसका नंबर 1 रीजन है स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग। दुनिया भर में 1 बिलियन से भी ज्यादा क्रिकेट फैंस है, और उनमें से 90% फैंस इंडिया में है। इसीलिए ऑफलाइन और वर्चुअल प्लेटफॉर्म दोनों पे मैक्सिमम व्यूवरशिप मिलती है।
नंबर 2, बीसीसीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से कोई भी इंडियन प्लेयर इंडिया के बाहर चल रहा क्रिकेट लीग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, इसलिए पूरा फोकस आईपीएल पे ही होता है। और जब 90% व्यूवर्स इंडिया में मौजूद है तो किसी दूसरे कंट्री में चल रहा क्रिकेट लीग जहां इंडियन प्लेयर्स खेल ही नहीं रहे तो भला इंडियन पब्लिक उसे क्यों देखेगी। इसलिए तो आईपीएल लीग को इंडिया में मिलियंस की तादाद पर व्यूवरशिप मिलती है और इन्हीं रीजंस की वजह से इंडिया में आईपीएल बहुत सक्सेसफुली रन कर रहा है। माना जाता है कि कुछ सालों में आईपीएल ये दुनिया का सबसे ज्यादा रेवेन्यू मेकिंग लीग होगा, जो कि एनबीए को भी पीछे छोड़ देगा। इसलिए आईपीएल को वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल माना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।